गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 21 जुलाई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं जिसमें केवल पीटी फैक्ट प्रश्न पूछा जाता है, उससे रिलेटेड टॉपिक को भी हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ही दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन समय के साथ आपको प्राप्त होता चले। और आप लोगों का मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। कल बीपीएससी का लेक्चर लिया गया था कि इंट्रोडक्शन के रूप में कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके यूपीआई के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। साथ ही आज यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आपको इंट्रोडक्शन की क्लासेज है और आज से ही बीपीएससी का ऐप जो यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए जो युक्ति है इस ऐप पर क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप उस युक्ति है इसको डाउनलोड जरूर कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए करना क्या है, कैसे करना है, कम समय में कैसे चीज़ों को कवर किया जा सकता है। तो इसके लिए युक्ति है इसका ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा तो लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं महिलाओं में जो मणिपुर में महिलाओं से हैवानियत के पर देश संसार एक वीडियो रिलीज़ किया गया है यूट्यूब पर। आपको बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो देखा जा रहा है, पर जहाँ पर दो महिलाओं के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। जो एक हम बेहतर समाज की कल्पना करते हैं, बेहतर शासन प्रशासन की कल्पना करते हैं, उस पर कलंक मात्र यह कहा जा सकता है, कलंक लगा है जिस पर सारा देश शर्मसार है। जो पुरुष पुरुष समुदाय है वो शर्मसार है, जहाँ कुछ लोगों के कृत्य अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए अपने कुछ जो डिस्प्यूट है उसको पूर्ति करने के लिए किस हद तक जा सकता है कोई व्यक्ति विशेष, उसकी मानसिकता को समझा जा सकता है। उसके उसके निर्मम जो दृश्य है उसको देखने के बाद यही समझा जा सकता है पुरुषवादी सोच किस हद तक महिलाओं का दुरुपयोग कर सकती है। वो हमारे सामाजिक और जो सांस्कृतिक तालमेल है उससे कहीं भीतर ही बात करता है। हम तो बात करते हैं सभ्य समाज की, सब विकसित समाज की बात करते हैं, पर एक वही तबका, एक वही वर्ग है, उसी वर्ग में वो किसी भी धर्म संप्रदाय से हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी खास धर्म पंथ के लोग ही इस प्रकार के घटना करते हैं। व्यक्ति व्यक्ति विशेष जिस मानसिकता से कृत से होगा उसी स्वरूप में वो प्रस्तुत होगा। वो किसी परिवार से जुड़ा कोई परिवार ऐसा नहीं है, दावा नहीं कर सकता है कि हमारे जो जनरेशन वो पूरी तरह राम के वंशज है, राम के प्रारूप पर चलते या अल्लाह के प्रारूप पर चलते या किसी भी स्वरूप में बात की जाए धार्मिक विशेषता के तौर पर उसका बच्चा मानव के लिए कलंक है, मानव जाति के कलंक है। ऐसे बच्चों को है ना इस प्रकार की घटना के बाद जो माँ होती है, बेटियां होती है, जो बहन होती है, उनको ही विरोध करना चाहिए। तो इस व्यक्ति विशेष जो भी है उस व्यक्ति विशेष को ये समझ में आएगा कि उसने गलती क्या किया है। अंतर्ग्लानि होना बहुत जरूरी है और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर सजा होनी चाहिए इस व्यक्ति विशेष को। किसी ने तो फांसी तक का गुर्रा लगा चुका है कि इस पे फांसी की सजा। और देखिए इस प्रकार की फांसी की सजा देखिए हम केवल बंद कमरे में नहीं कर सकते हैं, यह भी एक ध्यान देने वाली बात है। जबकि समाज को यह नहीं समझ में आएगा कि किसी घटना कर देने मात्र से, घटना के जांच प्रक्रिया पूरा कर लेने मात्र से क्या होगा कि आप उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। इस प्रकार के कृत्य किसी भी स्तर पर, किसी भी रूप से हम समाज में 1% का भी अंश देखना नहीं चाहते। नहीं तो समाज का जो संरचना है, समाज का जो स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा आपको प्रभावित होगा और हम उस और बढ़ेंगे जहां पर हम और भी इस प्रकार के नेगेटिव जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पूरा नहीं समाप्त करना चाहते। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा, एक केस स्टडी के तौर पर इसे जरूर आप लीजिएगा। देखिए किसी सिलेबस में नहीं आएगा, इस प्रकार की घटनाएं शासन प्रशासन के लिए होते हैं, चुनौतियां होती हैं, पर इसे आप केस स्टडी के तौर पर लीजिएगा कि हम समाज में कैसे एक व्यक्ति विशेष को, मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा लड़कियों का गला काट दिया जा रहा है, लड़कियों को काट के टुकड़े टुकड़े करके बोरों में रख के फेंक दिया जा रहा है, और कोई समाज केवल इसलिए बोल रहा है कि हम अमुक धार्मिक पंथ से जुड़े हुए हैं तो हमें प्रताड़ित किया जाए। तो यह बिल्कुल भी इससे नहीं किया जा सकता, गुरेज नहीं किया जा सकता, आपको ही विरोध करना होगा। और कोई पंथ यह लगा रहा है कि नहीं हम इसे राजनीतिक संरक्षण देंगे, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं यह नहीं होना चाहिए। व्यक्ति विशेष के कृत्य उसके सामाजिक दायित्व को स्पष्ट करता है ना।
कि हाँ वो व्यक्ति कैसा कार्य कर रहा है, किस रूप से समाज के लिए, और जो पॉजिटिव मैसेज देने वाले उसका समर्थन कीजिए। और इस प्रकार के जो निर्मम हत्या करते हैं, निर्मम कार्यकृत करते हैं, जो हमें पूरे पुरुषवादी जो पुरुष समुदाय है उसको निर्लज होना पड़ता है, दूसरों की नज़रों में नज़र नहीं मिला सकते इस प्रकार की घटना में। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद के पटल तक, प्रधानमंत्री तक इस बातें पहुंची हुई है। तो यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा यह बात बोली गई, जो हैवानियत दो महिलाओं को किया गया है, घर पर दुख और क्रोध व्यक्त करते हुए साफ किया कि दोषियों कतई बख्शा नहीं जाएगा। यह बख्शा जाएगा, यह शब्द है ना, शब्द केवल दिखने मात्र से नहीं होना चाहिए, यह नज़ीर पेश करने वाला होना चाहिए। मेरे शब्दों में नज़ीर पेश करने वाला, कि आने वाले समय में एक एमपी में घटना मैंने देखा था केस स्टडी के तौर पर, कोई महिला किसी कारणवश वो जा रही है कहीं पर, अपने हस्बैंड था या बॉयफ्रेंड था, कुछ भी कह सकते हो उसको, मैं नहीं जान रहा उसके बारे में, व्यक्तिगत तौर पर जो वीडियो आई थी उसके बारे में चर्चा केवल कर रहा। उस पुरुष के द्वारा महिला को पैर से उसके मुंह में मारा जा रहा है, उससे प्रताड़ित किया जा रहा है, खून उसके मुंह पर कर दिया जा रहा है। इस प्रकार का कृत्य जब तक हम नज़ीर पेश करने वाला नहीं करेंगे, तो दूसरे पुरुष जो यह सोचते हैं कि हम महिलाओं पर हिंसा करके उसको दबा देंगे, उसको चीज़ों को, उसके अधिकारों का हम हनन कर लेंगे, तो यह क्या होगा, यह कहीं ना कहीं होता है, इसको बढ़ावा मिल जाता है। इसलिए नज़ीर पेश करने वाली सजाएं होनी चाहिए ऐसे मामलों में, कि पूरा इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को यह तुरंत एहसास हो कि मैं भी अगर घटना को अंजाम देता हूं तो पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा। तो सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, इससे देश की बेइज्जती हो रही है और 140 करोड़ लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। सोच के देखिए, किसी महिला को नग्न अवस्था में किसी विरोध प्रदर्शन के एवज में इसे विरोध लाना, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, यह कृत्य सही नहीं नज़र आता है हमारे समाज के लिए। अब देखिएगा, मणिपुर की बेटियों के साथ जो भी हुआ उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता, दोषियों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ऐसी दुष्कर्म नृशंस हत्या देखने को मिला था। कोई बाहुबल किसी लड़की को पकड़ के जबरदस्ती शादी करता है। इस प्रकार के कृत्य क्या होते हैं, कहीं ना कहीं हमें केस स्टडी के तौर पर देखना होगा। हिंसाग्रस्त जो मणिपुर में मानवता बेहद शर्मसार हुआ, उस घटना पूरी इंटरनेट मीडिया बहुत प्रसारित हो गया, और सोशल मीडिया एक ऐसा क्रूप्त बनता चला जा रहा है कि कोई भी, पहले तो इस प्रकार के जो यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर हैं, इस सबको बंद करना चाहिए, जो इस प्रकार के मैं कुछ वीडियो ऐसा देखता हूँ, कभी कभी रील में आ जाता है कि गाली गलौज तक के, माँ बहन का गाली गलौज करने वाले पूरे, जब लड़कियां तक करने लगी, माँ बहन के गालियां निकालने लगी, इससे समाज कहीं कुरीकृत हो रहा है। इस प्रकार के सोशल मीडिया ब्लॉग को बंद करना चाहिए, इस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि आप भाषा की शालीनता कब बनाए रखिएगा। ऐसे अनगिनत वीडियो आपको मिल जाएगा जहाँ पर इस प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, जहाँ पर माँ और बहन को लगाकर आप सिंबल के तौर पर गाली गलौज की चीज़ें कर रही है। इससे क्या होता है कि समाज कहीं ना कहीं कुरीत होता, गलत रास्ते पर जाता है, बच्चों तक में यह भावनाएं फैल रही है। तो ये आने वाले जनरेशन को कौन सा मार्ग देंगे। अब देखिए, सरकार इस पर युक्ति प्रतिबंध, मैंने पहले ही 1 महीना 2 महीना पहले ये बात बोला कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा, लोग आजकल पॉर्न वीडियो तक है ना, पॉर्न वीडियो तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दे रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं उसका। आप बहुत से एजुकेशनल ग्रुप से जहां बना वहाँ पर लोग, मैं 5-6 दफ़ा तो मैं खुद कंप्लेन किया हूँ इसके मामले में। तो सोच के देखिए लोग कहाँ तक, किस हद तक चले गए। इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी, और इसी का परिणाम होता है इस प्रकार की घटनाएं, क्योंकि इसकी मानसिकता में यही दिमाग में चल रहा होगा कि आसपास ऐसी घटनाएं आम है। तो आम घटनाएं इसमें मैं कर भी देता हूं तो समाज सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें आ जाएंगी, मैं नेम फेम हो जाएगा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। सरकार केवल इस दोषी मात्र को केवल सजा देने मात्र से नहीं पीछे हट सकती है, सरकार को यह भी करना होगा हमारे विकल्प कौन कौन से होंगे। हेट स्पीच के मामले आपको बहुत से मामले में देखने को मिल रहा होगा, और उसी का परिणाम है इस प्रकार की घटनाओं का कहीं ना कहीं तार जुड़ा होता है। अब सोच के देखिए, मैंने क्या बोला था कि कोई महिला ब्लॉगर है, बहुत रुपया कमा सकता है, पर सोसाइटी को एक बेहतर आधार देकर नहीं जा सकता है। वो अपने आने वाले जनरेशन को उसी प्रकार से बना के जाएगा जो इस प्रकार के ब्लॉग बनाता है। अब सोचिए, मैंने कोई वीडियो रिलीज के बारे में बोला था कि वो अपनी पत्नी है ना, उसकी पत्नी बार बार तू में करती है, ब्लॉग में वो वीडियो बना रही है और अपने हस्बैंड को बार बार सर पर मारती है, और उसका बच्चा उसके बगल में रहता है।
तो यह भले इस समय पैसा लाखों करोड़ रुपया कमा सकता है, ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है, और उसके बच्चे पर कैसे दबाव पड़ेगा, आने वाले जनरेशन जब भी वो होगा वो इस प्रकार के भावनाओं से ग्रसित हो जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं समाज में, और इस प्रकार के अनगिनत वीडियो आपको देखने को मिल रहा होगा। यह सामाजिक दायित्व का प्रश्न बनता है कि हम इस प्रकार की घटनाओं को कैसे कंट्रोल कर सकते, कैसे क्या कर सकते। क्लियर है? तो इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि सरकार कार्रवाई करे अन्यथा हम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस मामले में लिया। मैंने स्वतः संज्ञान के मामले में पहले भी चर्चा किया हूँ, स्वतः संज्ञान क्या होता है इस पर अभी मैं फिलहाल की नोट्स आप लोगों को दूंगा, चर्चा करूंगा। अब ऐसे मामले में स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया, नग्न परेड जो कराया गया है महिलाओं का, उसमें पूरे आला कमान से लेकर सारे चीजों को नोटिफाई करने की जरूरत है। और देखिए होता क्या है कि मैंने शुरू में ही बोला था कि याद होगा आप लोगों को, जब मणिपुर मामले में चर्चा, जब मैंने क्लास आप लोगों का एनालिसिस करवाया तो उसी समय मैंने बोला था मणिपुर मामले में सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए लोकतांत्रिक रूप से आप विरोध कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है, स्वागत कीजिए उसका, लोकतांत्रिक आधार आपका है, आपको विरोध प्रदर्शन करना। जैसे हिंसा उसमें आ गया, सरकार को सारे प्रबंध करने चाहिए, कोई मानवाधिकार के कॉन्सेप्ट यहाँ लागू नहीं होने चाहिए। रीजन उसके पीछे इसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर बहुत सी चीजें निकल कर सामने आएगी। अन्य राज्यों में ऐसे घटनाएं घटने शुरू हो जाएगी, हिंसात्मक कार्रवाई हो गई, तो देश की अखंडता, राष्ट्र की एकता, अखंडता कहाँ, प्रश्न कहाँ बचा रह जाएगा। इसलिए मैं ऐसे मामलों में हमेशा टू दी पॉइंट बात करता हूँ। सरकार को, जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की एजेंसियां जो भी हो, इस प्रकार के हिंसात्मक कार्रवाई को, ठीक है ना, जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए किसी प्रकार के, और पार्टी भी के जो पॉलिटिक्स लोग करते हैं, इसमें भी सभी को सपोर्ट करने की जरूरत इस प्रकार की घटनाओं को। नहीं तो कल भी आपके शासन प्रशासन इस प्रकार की घटनाएं होंगी, कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, लॉस ही होगा। अब मामला आया स्वतः संज्ञान का, तो चलिए चंद्रचूड़ जो है, जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उनके द्वारा यह लिया गया है। और ध्यान रखिएगा इसमें कोर्ट में अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी शामिल थे, वहां पर पहुंचाए, उनके सामने ये बातें की गई, सख्त टिप्पणी किया गया है। ये सब मामले हैं, हम लोग देखेंगे स्वतः संज्ञान क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सुओ मोटो स्वतः संज्ञान किसे कहते, तो ये एक लैटिन भाषा शब्द है जिसका अर्थ है सरकारी एजेंसी या न्यायालय या अन्य केंद्रीय प्राधिकार अपने स्वयं के द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में हमें क्या है, जानकारी उपलब्ध कराना है। कोई भी मामले में स्वतः जानकारी लेना है। न्यायालय को कानूनी मामले स्वतः संज्ञान तब लेता है जब मीडिया या अन्य माध्यमों से अधिकारों के उल्लंघन, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की ड्यूटी से उल्लंघन या किसी तीसरे पक्ष के अधिसूचना के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि किसी मामले में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो स्वतः संज्ञान ऐसे मामलों में ले सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है। याद रखिएगा भारतीय संविधान, जो भारतीय न्यायालय स्वतः संज्ञान की कार्रवाई को न्यायिक सक्रियता के रूप में भी देखते हैं हम लोग हैं। स्वतः संज्ञान को है ना, हम लोग न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में भी देखते हैं कि जो न्यायालय है अपने कार्य दायित्व से अतिरिक्त जाकर न्याय करने की इच्छा रखता है, जिसे हम न्यायिक सक्रियता के दौर में भी शामिल करते हैं। क्लियर हो गया? नोट याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 32 है और 226 है, जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को लोक हित याचिका अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो PIL दायर करने के प्रावधान शामिल होते हैं। न्यायालय में किसी मामले को स्वतः संज्ञान पर कानूनी कार्रवाई की शुरू करने की अनुमति देता है। तो आर्टिकल 32 और 226 जो है वो भी कहीं ना कहीं क्या है, जुड़ा हुआ है इन सभी मामलों को लेकर। तो आपको क्या करना है, चीजों को समझना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चीजों को समझिए इस रूप से ना कि आप कैसे बेस्ट सर्वोच्च समझ सकते हैं, आपका सिलेक्शन कैसे बन सकता है, इसको समझने का प्रयास करना है। अब ध्यान रखिएगा, शीर्ष न्यायालय स्वतः संज्ञान सुओ मोटो की अवमानना की शक्तियां, अर्थात न्यायालय की अवमानना का कॉन्सेप्ट में पहले भी पढ़ाया हूं, याद होगा आप लोगों को। उसमें शक्तियां 119 के तहत दी गई है सुओ मोटो लेने की। अवमानना अगर कोई न्यायालय का कर देता है तो वो आर्टिकल 129 के तहत वह लेगा सुओ मोटो, ध्यान रखिएगा। और जनरल सुओ मोटो जो है कानूनी तौर पर उसे 131 के तहत मिला हुआ, जो अवमानना के मामलों से भिन्न है, ठीक है ना। न्यायालय का अवमानना किया जाता है उस मामले में आर्टिकल 129 लागू होता है। अब बिना अवमानना के आधार पर न्यायालय अगर सुओ मोटो लेता है वो आर्टिकल 131 होता है। क्लियर है? अब नागरिक अवमानना और एक आपराधिक अवमानना, दो तरीके का अवमानना होते हैं, जो पहले भी मैंने चर्चा किया उस अवमानना के संदर्भ में। तो याद रखिएगा,
जब नागरिक अवमानना की बात होती थी, न्यायालय किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य किसी प्रक्रिया में न्यायालय क्या करते, दिए गए अवमानना के उल्लंघन प्रति अवज्ञा नागरिक अवमानना कहा जाता है। अर्थात कोई न्यायालय का निर्णय है, कोई डिक्री जारी किया है, ऑर्डिनेंस जारी किया है, एक आध निर्देश जारी किया, आदेश जारी किया, अगर उस मामले में खिलाफ कोई व्यक्ति विशेष या समुदाय उसका पालन नहीं करता तो उसे नागरिक अवमानना के तौर पर आपको माना जाता है। अब ध्यान रखिएगा, आपराधिक अवमानना में यदि किसी मामले में प्रकाशन है या किसी अन्य कारण कार्य को करता है, जैसे किसी न्यायालय के अधिकार का हनन या उसका न्यूनीकरण होता है, कम होता है, तो उसे न्यायिक कार्रवाई का हस्तक्षेप करता है, तो ऐसे अन्य तरीकों में प्रशासन को बाधा डालता है, तो ये सभी मामले क्या होंगे, आपको आपराधिक मामले मांगेंगे, जहां पर आपको सजा का प्रावधान किया जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे हम बात करेंगे। अब दिल्ली सेवा अध्यादेश मामले में अब संविधान पीठ विचार करेगी, जो हाल ही में आपको जारी किया गया था 19 मई को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक, जो अधिनियम आया था 2023, अध्यादेश आया था, याद रखिएगा, अध्यादेश जो आया था 2023, जिसे अधिनियमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके खिलाफ आपको दिल्ली सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। याचिका दायर किया तो ये प्राथमिक क्षेत्राधिकार के तहत आता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का मामला है, केंद्र से जुड़ा हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय का प्राथमिक क्षेत्राधिकार है, तो उस क्षेत्राधिकार के तहत क्या करेगा, ये संशोधन आपको क्या है कि इस मामले से संबंधित जो भी होंगे उस संवैधानिक पीठ में जांच किए जाएंगे, जिसका विरोध दिल्ली सरकार कर रही है। तो आने वाले समय में क्या निर्णय लिया जाएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और संवैधानिक पीठ होता है 5 या 5 से अधिक जजों का जो बेंच बैठेगा, वो संवैधानिक पीठ के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए एक रिपोर्ट आया है, उसे जरूर देखिएगा, दिल्ली का रिपोर्ट है, यह हालांकि दिल्ली का है पर यह आपके शहर से भी जुड़ा हुआ मामला बन सकता है। तो यह यूपीएससी का, एक सेकंड, यह यूपीएससी का जीएस पेपर 3 जलवायु परिवर्तन संबंधित चिंताओं को स्पष्ट करता है। हालांकि दिल्ली अभी चर्चा में है, तो दिल्ली से संबंधित बातें की गई हैं, ठीक है ना। दिल्ली में एक आंकड़ा रिलीज किया गया, अभी बाढ़ है वहां पर आया हुआ, तो बहुत से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे देखने को मिल रहा है, पर यह आपके शहरों से भी हो सकता है, जो आपकी समस्या आपके शहरों में आसपास देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण दिल्ली में वर्ष 2050 तक 2.7 ट्रिलियन अर्थात 2.75 लाख रुपये का नुकसान होने की संभावना, अनुमान लगाया गया है। अभी वर्तमान में भारत 2.75 ट्रिलियन के आसपास के आंकड़े रिलीज करता है, उसकी अर्थव्यवस्था। सोचिए 50 में भारत की जितनी इकोनॉमी है ना अभी वर्तमान में, उतनी इकोनॉमी दिल्ली की 2050 तक हो आपको नुकसान के दौर से गुजरेगी। सोचिए जलवायु परिवर्तन कितना बड़ी समस्या के तौर पर, आर्थिक समस्या के तौर पर लेकर आ सकता है, सामाजिक समस्या के तौर पर लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 80 अरब रुपये, विनिर्माण क्षेत्र में 330 अरब रुपये और सेवाओं के लिए 2.34 लाख करोड़ रुपये नुकसान अनुमान लगाया गया। तो हर क्षेत्र के अलग अलग लगाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि सेवाओं में सबसे अधिक खर्चा होगा, उसके बाद विनिर्माण, उसके बाद सबसे कृषि, क्योंकि दिल्ली में कृषि बहुत कम क्षेत्रों में होता है। तो ध्यान रखें, वर्तमान समय कारण इसका बताया जाए, वर्तमान में और तापमान, जो वर्षा और तापमान में पैटर्न बदलाव आ रहा है, वो कहीं ना कहीं निम्न आय वर्गीय आबादी को बड़ा खतरा पैदा होगा। और ऑटोमेटिक आप ये सब चीज़ें जानते हैं कि सबसे प्रभाव सबसे पहले किस पर पड़ेगा, जो सबसे निम्न आय वाले लोग होंगे उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं पर संसाधनों की कमी होगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। दिल्ली सरकार क्लाइमेट एक्शन प्लान के ड्राफ्ट के तौर पर इसे समक्ष लाया है, इसे जरूर देखिएगा आप लोग। केवल याद रखने ही कि कब तक इसे मेंटेन करके रखना है, सभी चर्चाएं की गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब वन संरक्षण कानून पर बदलाव का रास्ता खुल गया है। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में आएगा वन जल जीव संरक्षण या सरकारी नीतियों में पेपर 2 जो है वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। हालांकि देखिए, हम लोग 40 वर्ष पुराने संरक्षण कानून को लागू करें, नए बदलाव आए हैं, तो इसके लिए ड्राफ्ट जो है आपको संसद के संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में प्रस्तावित की गई है। उसे क्या किया गया कि हाँ, अधिनियम के तौर पर इसे लागू करने के लिए विधेयक संसद पटल पर पेश किया जाए, इस पर मंजूरी मिल चुकी है। तो जल्द ही क्या होगा कि आपको यह मानसून सत्र में दिख जाएगा। हालांकि इस पर पहले संशोधन की जो बात की गई थी, बजट सत्र 29 मार्च 2023 को ही प्रस्तुत किया है। कुछ विपक्षी पार्टियों द्वारा, जो संसद के प्रतिनिधि, उनके द्वारा कुछ प्रश्न किए गए थे, जिसे संसद के संयुक्त
संसदीय समिति ने उसे खारिज कर दिया है और क्लीन चिट दे दिया है कि इस पर क्या करना है, नियम कानून बना सकते हैं। तो नए अवसरों के साथ, नए परिणामों के साथ आएगा एक्ट, तो हम लोग उसे देखेंगे क्या क्या उसमें संशोधन किया गया। यह इंपॉर्टेंट है जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे में, तो हम लोग वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब लोकसभा में एक आंकड़े प्रस्तुत किए गए जिसे आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा भूजल कानून से संबंधित नियम। अर्थात 21 राज्य कौन कौन से, इसे पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, जहां पर बातें की गई हैं असम से लेकर हरियाणा प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, सभी राज्यों की चर्चा 21 राज्यों की है। आपको लक्षद्वीप कौन कौन शामिल है याद रखना, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पंडिचेरी, सभी लोग यहाँ पर शामिल है, याद रखना है। बस अंडमान निकोबार को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ शामिल है ही ना। उसके बाद ध्यान रखना 21 राज्यों के साथ यह नियम कानून लागू कर दिया गया। इसके आंकड़े दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में 60% ग्रामीण परिवारों को नल जल पानी का उपलब्ध करा दिया गया है, तो इसके लाभ मिल रहे हैं, इसके बारे में बातें की गई है, ठीक है ना। तो इसके राइट डाउन कर लेना है इसके आंकड़े को। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग यूट्यूब पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए युक्ति आईएएस को, विजडम एजुकेशन को, ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से प्लेटफॉर्म को लेकर आ सके, आगे बढ़ सके। चलिए आगे हम बात करेंगे। अब सीधे नीचे आएंगे, बीच में कुछ है नहीं, ठीक है ना। बीच में बहुत सी कहानियां लिखी हुई, भी संसद सत्र में बहुत सी बातें हो रही हैं। देखिए आज आपको लेख पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह पूरी तरह पॉलिटिकल व्यू है। तो पॉलिटिकल इच्छा रखते हैं जानकारी के लिए तो आप पढ़ सकते नहीं, अन्यथा एस्पेरेंट तो नहीं पढ़िएगा। अब भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहन मिलने वाली बात की गई है कि कैसे हम एक बेहतर भारतीय ज्ञान परंपराओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं आने वाले समय में। तो इसके लिए मैकाले परिवर्तित जो शिक्षा व्यवस्था था उसकी आलोचना हम वर्षों से नहीं बल्कि कई दशकों सनत चले आ रहे हैं। बहुत दशकों से ये बात हो रही है कि मैकाले का जो सिद्धांत था, मैकाले जिस प्रकार से वो एक औपनिवेशिक शासन के दौरान अपनी नीतियों को लागू करना चाहता, क्या वही हमारा आधार रहेगा? उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जबकि हमारे यहाँ बेहतर क्या है, उससे उन्नत कला रही है, उन्नत योग रहा है, सभी चीज़ें रही है। ये कम से कम यूरोप का जो कल्चर है उससे तो बेहतर हम हर चीज़ में थे। तो फिर भी हमारा ह्रास कैसे हुआ, उसके पीछे मैकाले का जो शिक्षा पद्धति था वो उसने कहीं ना कहीं इसे जरूर प्रभावित किया। तो उस पर हम लोग क्या करना, सुधार करने की जरूरत है। आज भी अंग्रेज, ऐसे अंग्रेज हमारे देश में जो तुरंत क्या बात बोलते हैं, वो तो रहेंगे। जन्म तो उनका देहाती परिवेश में हुआ, पर वो पैसे के बल पर जब उनका उत्थान हुआ, पैसा जब उनके हाथों में आया, तो एक से एक बातें करता है। लोग फोक से खाना खाना पसंद करते हैं, टाई पहन के और चीज़ें पहन के चलना चाहते हैं। मैं तो आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि इंटरव्यू में जब आपको टाई और बेल्ट पहना के बुलाया जाएगा तो वो किस तरीके से उनकी मानसिक प्रदर्शिता समझने को प्रयास किया जाता है। यही कुछ डिमेरिट है कि हमारे शासन प्रशासन अभी तक जन ओरिएंट नहीं हो पाया है। अभी भी आम लोगों में यही धारणा है कि माई बाप हमारा नौकरशाह माई बाप होता है। यह कॉन्सेप्ट जब तक नहीं हटेगा, जब तक हम अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान इस प्रकार का औपनिवेशिक सोच विचार को बदल नहीं देते। अब बोलिएगा कि बहुत से लोग यह बोलते हैं कि वेल एजुकेट लगते हैं, तो ये वेल एजुकेट हमारे देहात के लोग भी लगते हैं। एक से एक आपके यहाँ लोग रहे हैं जो अपने क्षेत्र में योगदान किए हैं। हमें क्या करना, हमें जन कल्याण के लिए जन समुदाय के साथ जुड़कर काम करना है ना। प्रशासक को, तो प्रशासक को एक ऐसा आप चीजें दीजिए जिससे लगे कि नहीं वो उन्हीं के लोगों के बीच का आया हुआ लोग है। हाँ, नॉर्मल शर्ट पैंट पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं। तब जब इंटरव्यू रहेगा तो क्या करेंगे, लड़कियां तो चलिए उनका तो व्यवस्था सही रहता है, साड़ियाँ या तो सलवार सूट पहन के जाते हैं, पर लड़कों की स्थिति में यह विपरीत देखने को, देखते ही पता चल जाए ये कोई स्पेशल है। आप सोच के देखिएगा, गर्मी के दिन में लोग टाई पैंट पहन के जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो क्या होता है, जैसा कि उसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई तीसरे ग्रह से आया हुआ व्यक्ति हूँ जो मैं इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं भी पहन के गया था इंटरव्यू, अपने मॉक इंटरव्यू में, अपने फाइनल इंटरव्यू में। तो बात यहाँ समझिएगा कि यह व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डाल दिया गया है। अगर नहीं पहन के जाइएगा, नहीं चीजें करके जाइएगा, तो क्या होता है, इंप्रेशन सही नहीं बनेगा। तो यही मैकाले शिक्षा पद्धति है जो आपकी बैकबोन है ना, उसी को कमजोर कर दिया है।
हम कपड़ों पर अधिक ध्यान देते हैं, अपने नॉलेज पर ध्यान नहीं देते हैं। और मान लीजिए हम किसी प्रकार के शर्ट पैंट पहन के चले भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाला जो बोर्ड मेंबर उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट आता है। सिलेक्शन भी हो गया तो सिलेक्शन होने के बाद पूरा जो ट्रेनिंग पीरियड उस दौरान आपको इस प्रकार के ट्रेनिंग दिए जाएंगे जहां पर आप एक अलग वर्ग के रूप में पहचाने जाएंगे। तो यही न कहीं मैकाले पद्धति का जन्म है और वो हर क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। हमारा जो संस्कृति था, हमारा कला संगीत साहित्य न्याय जो भी बातें यहाँ लिखी गई है वो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री से समकालीन तौर पर उच्च था। ठीक है ना। हमें अवसरों के रूप में नहीं देखा। हमारे कई जयचंद्र हमारे देश में है, शुरुआत से आज तक जयचंद्रों की कमी नहीं है हमारे यहाँ। तो उसने क्या किया, हमारे सिस्टम को अंदर से खोखला किया। इसे समझने की जरूरत है। स्वतंत्रता के पश्चात हमने सत्ता का हस्तांतरण तो किया पर तंत्रगत जो नीतियां थी, त्रुटिगत नीतियां थी, तौर तरीके से औपनिवेशिक मानसिकता अभी तक हावी है। अभी भी गरीब लोगों के द्वारा अफसर को माई बाप का कॉन्सेप्ट बोला जाता, जो आपको अंग्रेजों के काल में बोला जाता था। तो कहीं ना कहीं मानसिकता तो बनी है ना, इसको समाप्त करने की बात की जा रही है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारे वैदिक संगठनों में देखने को मिल जाता है, वैदिक साहित्यों में, व्यवस्थाओं में देखने को मिल जाता है। हमारे चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, पाणिनि, पतंजलि, मैत्रेय, गार्गी आदि नाम प्रमुख है जिनके कृतियां आपको पता ही है सभी के बारे में, लगभग के बारे में। तो क्या हम इस प्रकार के अवसरों को पहचान पा रहे हैं, इनकी इनकी प्रतिष्ठा दिलाने में कुछ कार्य कर पा रहे हैं? यह इम्पोर्टेंट है। दुनिया हर जागरूक विकसित देश में अपनी क्या करते, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, परंपरा, विरासत सहेजने का प्रयत्न करती है और बात करती है देश में आपको चीजों को लेकर। इसको ध्यान रखिएगा। इस लेख को इस रूप से पढ़ना है कि आपके ज्ञानवर्धक, कभी आपसे प्रश्न पूछे कि एस्से में यह प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, एस्से के तौर पर आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा देखना है, कवर करना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, गरीबी के अभिशाप से मुक्त होता भारत। देखिए आपको नीति आयोग का एक रिपोर्ट आया, रिव्यू रिपोर्ट आया 2023। इसके संदर्भ में वीडियो में पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है ना। बस ध्यान ये रखिएगा, इसमें कुछ बातें की गई जैसे कि 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा क्या दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जो 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना का हिस्सा बना। कालांतर में राजीव गांधी ने भी इस नारे का इस्तेमाल किया। 1962 में योजना आयोग कार्य समूह गठन हुआ। 1971 में वीवी डांडेडकर एन रथ समिति, 1979 में अलग समिति, 1993 में लकड़वाला समिति, 2009 में तेंदुलकर समिति, 2014 में रंगराजन समिति। सभी ने क्या किया, गरीबी से संबंधित चिंताओं को व्यक्त किया। कुछ आंकड़े प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निकाले, जैसे तेंदुलकर और रंगराजन समिति। तत्कालीन सरकारों द्वारा 1952 से सामुदायिक विकास परियोजना, वर्ष 1953 में राष्ट्र विकास, बहुत से लिस्ट दिए हुए हैं। ठीक है ना। इस लिस्ट को एक बार क्या करना है, की नोट्स बना लेना है। इससे बेहतर आपको डाटा नहीं मिलेगा। आज के पेपर में जो एनालिसिस किया गया, वक्त निकाल कर क्या कीजिएगा, इन आंकड़ों को लिख लेना है। मैं बस इतना बोलूंगा आपको, इस लेख से क्या प्राप्त होगा कि गरीबी सूचकांक जो दिया गया, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात की जो की है, जिसमें बिहार और बीमारू राज्यों की स्थिति में सुधार आने की बात की गई है, भारत का गरीबी स्तर संख्या कमी आई है। तो ये सब चीज आंकड़े आपको बता रहे हैं, बहुत से मुद्दों पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर देखिए आयाम कैसे मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। आपको 3 मानक पहले होते हैं, जिसमें स्वास्थ्य है, आपको आवास, स्वास्थ्य है, व्यवस्थित आवास है, स्वच्छता है, पोषण युक्त भोजन है। 3 मानक है। उसके बाद 12 उप मानकों के तौर पर इसे शामिल किया जाए। उन मानकों के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों को हम देखते हैं। तो ये सतत विकास लक्ष्य जो 1 है उसका 1.2 याद रखिएगा, वो गरीबी, बहुआयामी गरीबी के संदर्भ में बातें करता है। और मैंने एसडीजी के संदर्भ में आपको कितनी दफा बोला है कि अब इसे याद रख जाइए। 17 जो लक्ष्य है आपको याद होने चाहिए, यही आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर करेगा। तो इस लक्ष्य के आधार पर आंकड़े दिए गए हैं कि कितना क्या है। तो ये आंकड़े आपको क्या करना है, लिख लेना है। कितना करोड़ निकला है, कितना करोड़ सरकारी योजनाओं के संदर्भ में देखिए, सरकार ने बहु कल्याण योजनाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई, गरीबी जिससे दूर हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, और इस पर लगातार हम लोग चर्चा करें। नल जल योजना, जिससे वैश्विक तरीके पर आपको इसकी प्रशंसा हुई। मुद्रा योजना है ना, मुद्रा योजना गरीबों के लिए। उसके बाद आपको गरीबी रेडी के लिए क्या हुआ, पहले सम्मान निधि भी आपको लाया गया, जो 6,000 रुपये किसानों को दिया जाता है। उसके बाद आपको रेडी बस्तियों के लिए जो लोग थे उसके लिए भी योजना लाया गया। शिक्षा क्षेत्र में बात की गई, बहुत से बदलाव लाए गए। तो कुल मिलाकर यही है कि देश में क्या हो रहा है,
संयुक्त राष्ट्र नीति आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी उन्मूलन के मानकों को देखो तो यह स्पष्ट होता है कि ये संस्थाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर से जुड़े जिन मानकों के आधार पर गरीबी की स्थिति का निर्धारण करे, सरकार को उक्त योजनाओं का उद्देश्य उन्हीं मानकों में सुधार लाना है। समझना कठिन नहीं होगा कि इन योजनाओं के कारण आए हैं बदलाव, और संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र जिस प्रकार से और नीति आयोग जिस प्रकार से मानकों के आधार पर रिपोर्ट जारी करा, वो कहीं ना कहीं सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है। आने वाले समय में यहाँ से जरूर प्रश्न होंगे आपको, ठीक है ना। तो समय दे के इसके की नोट्स को आपको लिख लेना। हालांकि मैं आपको एक की नोट्स अलग से दूंगा जो केवल गरीबी आपको सूचकांक, बहुआयामी सूचकांक के बारे में चर्चा करता है, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। आज इतना ही, विशेष कुछ नहीं है। बाकी कहानियां हैं खेल जगत की, पीटी फैक्ट है, तो वो सभी न्यूज आप लोग अपने से देख लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ऐप पर आपको सारे युक्तियाँ इसके ऐप पर ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। बस इंट्रो क्लास यूट्यूब पर रहेगा, जो आपको फ्री है वो जाके देख सकते हैं। बाकी जो इंट्रो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिस प्रकार से प्रोग्राम बनाया गया है, उसका लाभ जरूर लीजिए। सफलता के लिए उतना तो करना ही होगा, और जो उतना कर लेगा उसका सफलता भी नहीं रुकेगा। बस कार्य करने की जरूरत है, कार्य के अनुरूप काम, जो भी कार्य के अनुरूप जो भी हमारे सब समस्या आएगी उसे हम लोग सॉल्व आउट करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद।